हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अश्विनी कुमार, पीजीटी मैथ्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास की मैथ की बुक में से वेक्टर अलजेब्रा यानी कि चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर जो पीसीएम यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं और इंजीनियरिंग में जो जाएंगे उनको इसके बारे में पहले पता है, वेक्टर के बारे में, क्योंकि वेक्टर उन्होंने फिजिक्स में क्लास +1 में पढ़ लिया होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपके कॉमर्स वाले, आर्ट वाले भी होते हैं, तो उनके लिए वेक्टर की बेसिक नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। आज हम वेक्टर में क्या पढ़ेंगे पहले मैं बता देता हूं। वेक्टर में आज हम इस लेक्चर में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर जिसका हम बार बार यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इसी के ऊपर आगे जो 3D है, 3 डायमेंशन में भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में, और लास्ट में हम एक्सरसाइज भी आज ही करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही आसान बेसिक सी एक्सरसाइज है। तो अब हम करते हैं वेक्टर। वेक्टर करने से पहले वेक्टर क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। देखो आपको ये पता है, अब मैं यहाँ क्वांटिटी लिख लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिख लेता हूँ मैंने पहले क्या लिखा, लेंथ, जैसे आपको पता है लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, मास, टेम्परेचर, और क्या ले सकते हैं हम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है। देखो आपको मैं समझाता हूं, एक फिजिकल जो क्वांटिटी है आपकी, एक स्केलर टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर्स, वेक्टर्स दो प्रकार की होती हैं। स्केलर क्या होते हैं, जो क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ उसकी वैल्यू हो, इसमें आप हाइट भी ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो हो और उसके साथ में क्या हो, डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे स्केलर में एक हाइट लेते हैं, हाइट, यदि जैसे आपसे हाइट पूछे हाइट कितनी है, तो क्या बताएंगे कि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, हाइट होगी। अब ये क्योंकि इस क्वांटिटी का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। जब आपसे कोई हाइट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ये तो नहीं बताओगे कि इस डायरेक्शन में मेरी हाइट कितनी है या उस डायरेक्शन में मेरी हाइट कितनी है, जैसे तो नहीं बताओगे। आप तो क्या करोगे, सिर्फ ये बता दोगे हाइट कितनी है, आप बताओगे 5 फुट 10 इंच है ना। डायरेक्शन के बारे में बात आई। अब डायरेक्शन के बारे में बात कब आएगी, जैसे कि फोर्स है, मान लो ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, कोई चीज पड़ी है आपकी, इसके ऊपर फोर्स लगाना है। जब आप कहोगे कि इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो आपके मन में ये पहला क्वेश्चन आएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। यदि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपकी जो ये बॉडी है मूव करके कहाँ पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। यदि आप इस बॉडी को इधर से फोर्स लगाओगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी। अब देखो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। नीचे की तरफ लगाओगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी आपकी, ऊपर की तरफ लगाओगे तो ये लिफ्ट होके यहां ऊपर चली जाएगी आपकी। तो फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वेक्टर। इसमें आप देखो, फोर्स में आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड तो है कि आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, नीचे की डायरेक्शन में लगाई, ऊपर की डायरेक्शन में लगाई। तो जो डायरेक्शन देखो, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेक्टर, और समझना भी, ध्यान से समझना। फोर्स में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आ रही है, और लेकिन हाइट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है आपका मैग्नीट्यूड है।
तो वेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब जैसे ये क्वांटिटी लिखी है, यदि क्वांटिटी में आपसे पूछे कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, वो आप डिस्क्राइब कर पाओगे। कई ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके बारे में हम डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल हम बात करेंगे एक्सरसाइज में। इसमें जैसे मैंने मास लिखा है, मास क्या होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब आप कोई कहते हो कि कितनी लेंथ है, आप ये थोड़ी कहते हो कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, लेंथ तो लेंथ है, जिसकी लेंथ है ये लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी, 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इतनी होगी। टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, ये तो कहोगे कि इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, 40 डिग्री सेल्सियस है, उसका मैग्नीट्यूड है ओनली। उसके बाद टेम्परेचर, मास हो गया आपका, फोर्स है, फोर्स मैंने बता दिया, वेक्टर। एक देखो बेटा, दो चीज है, एक स्पीड है एक वेलोसिटी है। साइंस वाले बच्चे अच्छे जानते हैं स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी स्केलर होती है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का मतलब क्या, मान लो आपने यहां से यहां जाना है, ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं, ये तो क्या हुई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहां से सीधा अपन डायरेक्ट इधर गए, तो ये क्या होगी, यहां से यहां गए सीधा, यही डायरेक्शन है और कोई नहीं, तो सीधी डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हाइट के बारे में मैंने बता दिया। ये तो आपने पता लग गया कि वेक्टर क्या है, समझा गया वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझना है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब दूसरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो बेटा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सबसे जरूरी है रिप्रेजेंटेशन। बेटा वेक्टर, आगे से जब भी मैं वेक्टर कहूंगा, वेक्टर का मतलब लाइन। लाइन कौन सी, डायरेक्टेड लाइन। ये डायरेक्टेड लाइन किससे पढ़ा है, डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। अभी तक हम लाइन पढ़ते थे, ये लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। ये वेक्टर कब है, जब इसकी डायरेक्शन आ जाए। अब लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक डायरेक्शन ये हो सकती है, एक ये डायरेक्शन हो सकती है। तो इसकी डायरेक्शन होगी, ये इधर है ये उधर डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन। ये डायरेक्टेड लाइन क्या है, आपका वेक्टर है, आगे से ध्यान रखना। वेक्टर में बेटा ये जो पॉइंट है, यहां से आपकी ये लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल, जिस लाइन का इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। अब इसका नाम दे देते हैं ए, यहां से स्टार्ट है, और ये क्या है आपका बी। अब आपकी इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए बी, ए बी। लेकिन ऊपर नोटेशन में हम क्या लिख देंगे, ए बी। ए बी के ऊपर ये वेक्टर डाल देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ए बी वेक्टर हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इस लाइन की डायरेक्शन है, ए से बी है। यदि हम यहां पर ए लिख दें, बी लिख दें, और यहां पर ए लिख दें, मान लो ये लिख दिया, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, बी टू ए। नाम तो हम कोई भी लिख सकते हैं ना, तो इसका नाम क्या आएगा, बी ए। आपने इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट की तरफ जाना है। इनिशियल का मतलब जहां से स्टार्ट है, टर्मिनल का मतलब जहां खत्म है। तो ये आपका क्या हो गया, बी ए वेक्टर हो गया। समझ गए। किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, लाइन की रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए ये यूज करते हैं। कई बार हम सिंगल लेटर से भी कर देते हैं, मतलब कि इस वेक्टर को ऐसे, ए वेक्टर, मतलब ये वेक्टर है आपका, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ए वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे। एक आपका बेटा इसमें ना मैग्नीट्यूड आएगा, जैसे आपका वर्ड आया था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ऐसे, ए बी वेक्टर का डिवाइड बाय का, ऐसे ये एरो लगा देते हैं, दो दो लाइन लगा दी छोटी छोटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर हो गया। अब हम करेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पोजीशन वेक्टर। अब देखो बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है। यदि आप ये 3 डायमेंशन में बात करें, ठीक है, ये कोई पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड,
और ये क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है ओ, जिसको हम ओरिजिन नाम देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन है आपका 0 0। पोजीशन वेक्टर जिसका भी, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसका निकलता है, किसी पॉइंट का निकलता है, वो हम विद रिस्पेक्ट टू कोई फिक्स पॉइंट निकालते हैं। वो हम फिक्स पॉइंट जनरली क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। यहां पर हमारा जो ये फिक्स पॉइंट है ये ओरिजिन है, इसको हम इससे मिला दें, ठीक है। जो ये ओपी वेक्टर बनेगा ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये जो आपका पी पॉइंट है यानी कि एक्स वाई जेड, इसका ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। ओपी वेक्टर को हम जनरली इसके जो ओपी वेक्टर, ये कौन सा पॉइंट है इनिशियल और ये कौन सा पॉइंट है टर्मिनल, यदि इसकी डायरेक्शन हम ले, ये लें, इसकी डायरेक्शन ये है ओ से पी, तो ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे, ओपी फिक्स पॉइंट लेंगे ओरिजिन से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। आगे जाके हम इसकी अलग वे में भी हम करेंगे इसको। अभी ये देखो, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका पोजीशन वेक्टर ओपी, ओपी का मैग्नीट्यूड हो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब किसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करो, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनका सम ऑफ स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर करके उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम यही करेंगे, ठीक है बेटा। और किसी पॉइंट है, जैसे ये पी है, इसका ये है, यदि आपका जैसे मान लो ये आपका हमने कोऑर्डिनेट ले लिए, ये एक्स एक्सिस वाई आई एक्सिस जेड, ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई क्या है पॉइंट है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ए ऐसे समान। ये बी पॉइंट है तो इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे जितने भी ये पॉइंट हम लिखेंगे उनके ऐसे ए बी सी करके हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। पोजीशन वेक्टर के बाद मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। देखो डायरेक्शन कोसाइन, देखो बेटा अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, मान लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा हम 3 डायमेंशन में लेते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम लिया एक 3 डायमेंशनल का, ठीक है। ये आपका 3 डायमेंशनल का एक डायग्राम लिया है मैंने, ठीक है। ये बॉक्स लिया है, ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट आपका एक्स वाई जेड है। अब डायरेक्शन किसका निकलेगा, किसी वेक्टर का निकलेगा। वेक्टर किसका, इसका, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ओ हम एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर है, जैसे नाम से ही है डायरेक्शन कोसाइन, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। जैसे नाम से ही है डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस। जब कोस आ गया, कोस के साथ क्या आएगा, एंगल भी आएगा, कोस, क्योंकि कोस अकेला तो आएगा नहीं, एंगल, कोस तो हमें एंगल पे लगेगा, अल्फा बीटा गामा पे लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमेशा क्या करेगा, इनके साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, और इसके साथ गामा जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। जो ये एंगल बनाया है यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इस पोजीशन वेक्टर ने, ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए हैं उनके ऊपर जो कोस लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बस ये आपने ध्यान रखना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, एल एम एन से। एल क्या है आपका, कोस अल्फा है, एम क्या है आपका, कोस बीटा है, और एन क्या है आपका, कोस गामा है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। कोई पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसके साथ कोस लगा दो, उसका क्या लगा दो, कोस लगा दो, तो वो क्या बढ़ जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल।
यदि आपको कहा कि एक्स एक्सिस के साथ 30 दे रखा है, वाई एक्सिस के साथ 40 दे रखा है, जेड एक्सिस के साथ 90 दे रखा है, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो आप उसके ऊपर कोस लगा देना, ये आपने प्लस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्शन, एक और बात ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन में। ठीक है बेटा, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब हम डायरेक्शन रेशो की बात करेंगे। डायरेक्शन रेशो की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो क्या होता है पहले वो हम डिनोट करेंगे। पहले देखो इस पॉइंट को हम कुछ, इस पॉइंट को करने से पहले अब हम डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन हमें पता लग गई। डायरेक्शन रेशो क्या होती है बेटा? डायरेक्शन रेशो आपको होती है, ठीक है, डायरेक्शन रेशो जैसे उसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो इज ए नंबर, डायरेक्शन रेशो आपका क्या है, कोई नंबर है, इज ए नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू, जो किसके प्रोपोर्शनल हो, विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। जो आपका नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशो कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ए बाई एल, बी बाई एम, सी बाई एन। ठीक है, तो जो ए बी सी इनकी डायरेक्शन रेशो की सभी की रेशो क्या आएगी, किसी नंबर के बराबर आएगी, के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये जो ए बी सी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, एलएमएन की। एलएमएन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये ए बी सी आपकी क्या होगी, डायरेक्शन रेशो होगी। अब इसमें देखो मैं फाइंड करना ही बताता हूं कैसे फाइंड करेंगे हम, डायरेक्शन रेशो होगी। ठीक है, अब देखो इस एक्स वाई जेड को एल और आर, जो ये आर है आपका, ये आर है, इसके फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताया था पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया ए। ध्यान रखना ये हमारी क्या है, 3 डायमेंशनल है। क्या है, 3 डायमेंशनल है। इसमें ये पॉइंट यहां से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या किया, ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्योंकि आपका ये 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल में समझ नहीं आएगा। आप समझ सकते हो ये 3 है, ये एक्स वाई जेड है, पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट एक्स वाई जेड है। इससे हम एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब 90 डिग्री का आएगा, तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं लिख रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, यही बनेगी ना, ओ सॉरी 90 डिग्री किस पे है, ए पे, ये क्या है ओ, और ये क्या है पी से मैंने ए के ऊपर 90 डिग्री का कोण, वो क्या नाम है, एंगल बनाया। तो ये क्या है आपका ओपी आर वेक्टर था। यदि मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूं तो ध्यान रखना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को नोटेशन करने के लिए उसके ऊपर ये वेक्टर नहीं लगाते हैं, सिंपल आर लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। मैंने ओपी, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, कोस अल्फा कोसाइन निकाल रहे हैं। कोस अल्फा किसके बराबर होगा, आपने पढ़ा है पंजाब PBB पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये पढ़ा है आपने। तो ये क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, ये OA है, बेस क्या है OA है, और हाइपोटेनियस क्या है R है। ये OA कितना है बेटा, OA R था, सॉरी OA हम, ठीक है, ये OA कितना है, तो बेटा ये OA कितना है, OA ये कितना है, X है। तो ये क्या आएगा, X डिवाइड बाय OP कितना है, R। तो ये कोस अल्फा क्या आ गया, X बाय R आ गया। ये बेटा X समझ रहे हो, X कैसे ये X आया। ठीक है, ऐसे ही ये कोस अल्फा जब आपने, क्योंकि ये कोण कितना बना रहा है, इसके साथ ये कोण कितना है, अल्फा है।
तो कोस अल्फा क्या हो गया, एक्स बाई आर हो गया। ये एक्स कैसे होगा बेटा, आप इसको ना 2 डायमेंशन में समझ सकते हो। 2 डायमेंशन में कैसे, ये पॉइंट है 2 3, यदि आप एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाओगे, एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये कितना आएगा आपका, 2 आएगा कि नहीं। हमने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला नीचे, तो क्या हो गया, ये 2 आएगा कि नहीं। तो ऐसे ही जब इसको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये कितनी डायरेक्शन कितनी आएगी, 2x आएगी ना, जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, x बाई आर आ गया। सिमिलरली ही कोस बीटा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से, तो यहां से x क्या आ गया आपका, LR आ गया। सिमिलरली कोस बीटा क्या होगा, कोस बीटा आपका y बाई आर होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से, तो वहां से y क्या आ गया, mr आ गया। ऐसे ही कोस गामा क्या आ जाएगा, z बाई आर आ जाएगा सिमिलरली, जिसको हम n से नोट करते हैं, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, nr आ जाएगी। तो जो ये पॉइंट था यानी कि एक्स वाई जेड था, वो किसके रिप्रेजेंटेशन आ गया, एल आर एम आर एन आर। ठीक है, तो एल आर एम आर एन आर ये आपका क्या आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। अब ये एक्स वाई जेड आ गया आपका। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था आपको, डायरेक्शन रेशो बता रहा था। अब इसकी डायरेक्शन रेशो की जो ये पॉइंट है, ये क्या एक्स वाई जेड डी। अब इसकी देखो, इसकी जब आप एल आर, इसकी प्रोपोर्शनल की इसके एल के देखो क्या आएगा, एम आर क्या आएगा, एम एन आर डिवाइड बाई एन। मैंने क्या किया, ये देख लिया कि ये प्रोपोर्शनल है किसके, मैंने कहा था डायरेक्शन रेशो क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन के, तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन था। अब देखो, यदि आप इधर देखोगे सारे में से जब कटेगा तो ये किसके बराबर आएगा, आर के। देखो यानी कि ये सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि एल आर एम आर एन आर किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, जो ये एक्स वाई जेड था, इस पॉइंट की क्या होगी, डायरेक्शन रेशो। मतलब किसी पॉइंट की डायरेक्शन रेशो क्या होगी, वो खुद होगी। किसी पॉइंट की डायरेक्शन रेशो क्या होगी, वो खुद होगी। और उसकी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये मैंने डायरेक्शन रेशो के बारे में आपको बताया। अब किसी पॉइंट की, जैसे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसकी डायरेक्शन रेशो क्या है, यदि आपसे देखो डी आर से लिखता हूं मैं, डायरेक्शन रेशो पी, पॉइंट पी क्या होगी, एक्स वाई जेड। और यदि आपसे इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछे, डायरेक्शन कोसाइन देखो ध्यान से क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पॉइंट पी आर, ठीक है, पी क्या है आपका, एक्स वाई जेड, तो क्या होगी देखो ध्यान से, एक्स बाई अंडरूड इनका सम ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने क्या निकालनी है, एल। एल क्या है, देखो ये था ना एल आर, एल आर को क्या मानना था हमने, एक्स मानना था। एल आर क्या था हमारा, एक्स, तो आपको एल चाहिए, एल क्या आएगा, एक्स बाई आर आएगा कि नहीं, एक्स आर, आर क्या था, मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड, आर कैसे बताया था मैंने, अंडरूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बताया था कि नहीं। तो वही लिखा है मैंने, एक्स बाई अंडरूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका लिख दिया। ऐसे ही दूसरा क्या आएगा, वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरूड, कोमा जेड इसका क्या आएगा, अंडरूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि कोई पॉइंट है, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो एक्स वाई जेड के डिवाइड में क्या करो, उस पॉइंट का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडररूट आपने कर देना है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन नोट डायरेक्शन रेशो। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इसके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। देखो डायरेक्शन आपके ये टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा, जीरो वेक्टर ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड।
जिसका इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी कोइंसाइड करे। आपने जैसे ये देखो, पहले आपने ए बी लिखा था ना, ए बी लिखा था, तो इसका इनिशियल पॉइंट ए था, टर्मिनल पॉइंट बी था। जीरो वेक्टर क्या होगा, जो इनिशियल और टर्मिनल देखो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। कई बार ऐसे भी होता है कि यहां से हम चले और फिर दोबारा यहां से पहुंच गए, तो यहां पर वो कितना वर्क डन किया, जीरो, वापस वहां पहुंच गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर के बाद आपका आता है यूनिट वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, ऐसे ए कैप डाल देते हैं, इसी को यदि डिनोट करना है ए कैप डाल देते हैं। इसकी ए कैसे निकालते हैं, ये ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, आपका वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद है बेटा को इनिशियल वेक्टर। थर्ड है आपका को इनिशियल वेक्टर, जैसे नाम से ही है को इनिशियल वेक्टर, जो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, जिनका इनिशियल पॉइंट, ये देखो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये OA, OB, OC तीनों का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O है, तो इनको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। समझ रहे हो, कोइनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना या इनिशियल पॉइंट उनका एक ही होना, ठीक है बेटा। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। कोलिनियर वेक्टर, उस वेक्टर को हम कोलिनियर बोलेंगे जो किसी लाइन के पैरेलल होगा। जैसे ये मान लो ये लाइन है, ठीक है, दो वेक्टर हैं आपके ए और बी, ठीक है, ये बताओ कोलिनियर है कि नहीं। तो इस लाइन के जो पैरेलल होगा, ये देखो इस दोनों इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों कौन से होंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन कोरस्पोंडिंग या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये देखो ये है तो पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, और ये कोई जरूरी भी नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो। कोई वेक्टर ये हो सकता है, कोई वेक्टर इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। एक बात और मैं बताना भूल गया, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, जो वो लाइन थी आपकी, ये लाइन थी ए बी, इस लाइन की लेंथ को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करते हैं। लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो आपको ये समझ आ गया, माइनस है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, कहीं जो वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकते हैं, बाई चांस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, ठीक है। उसको वेक्टर को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ इक्वल वेक्टर। बेटा इक्वल वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या लिखा है देखो, टू वेक्टर ए बी सेड टू दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम कब होगी, जब उनका पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल और मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों में फर्क है। पैरेलल में डायरेक्शन सेम ऐसे होनी चाहिए, देखो इस ये भी और ये भी, देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज सेम होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद है एक और वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सिक्स्थ है बेटा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, जो कोई वेक्टर है उसके आगे नेगेटिव लगा दें तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव लगाने से क्या हो जाता है बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है उसका। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर।
ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, एक ये दूसरा वेक्टर है बी ए। अब देखो इसकी डायरेक्शन, या आप इसी को ए बी, इसी को ऐसे लिख दो। इसकी देखो दोनों हैं इक्वल, ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। एक वर्ड और आता है बेटा, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, इन्होंने देखो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है, टू वेक्टर डिफाइंड आर सच दैट एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्टेड टू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना वो क्या हो, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होते हैं, फ्री वेक्टर। एक वर्ड एक और यूज हुआ, फ्री वेक्टर क्या होता है बेटा, फ्री वेक्टर देखो क्या होता है, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, और क्या होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट एंड विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर। अब इसको डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, इस वेक्टर को हम इधर लेके आ सकते हैं, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, उसके पैरेलल, कहने का मतलब जो जैसे ये है ऐसे ये पैरेलल, यदि ये ऐसे है तो इसके ऊपर ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं। फ्री वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस इधर उधर। क्यों ये वर्ड क्यों यूज किया मैंने, फ्री वेक्टर क्यों बताया आपको, एक तो क्योंकि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लो ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, देखो ये इसके पैरेलल आ गया, इसके पैरेलल एक यहाँ भी आ सकता है, देखो ये देखो इसकी डायरेक्शन ये बी वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, या डिस्प्लेस होके आपका ऐसे भी आ सकता है, ये देखो ये ऐसे भी आ सकता है डिस्प्लेस होके, ये इधर लग गया, या क्या हो सकता है कि ये डिस्प्लेस होके इधर लग जाए और ये इधर लग जाए, या ऐसे हो सकता है डिस्प्लेस होके इधर और इधर हो जाए। देखो इसकी डायरेक्शन सभी की एक ही तरफ है और पैरेलल है सारे, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है सभी की, और ये क्या है, सारे पैरेलल है, ठीक है। तो इन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बेटा अब हम बेसिक इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन का साइन और टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और छोटी सी एक्सरसाइज है। देखते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में एक ग्राफ से डिनोट करना है। किसको डिनोट करना है, देखो ये आपका ईस्ट, आपको पता है जो डायरेक्शन है वो कैसे डिनोट करते हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या होती है, साउथ, सॉरी ये क्या होती है, ऊपर क्या होती है, नॉर्थ, ये क्या होती है, साउथ। क्योंकि डायरेक्शन का सम है तो डायरेक्शन को देखो कैसे रिप्रेजेंट, याद कैसे करना है। अब मैप देखो, मैथ में इधर ईस्ट होता है, ठीक है, अपनी जो राइट साइड होता है वो ईस्ट होता है, जब हम मैप खोलते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अब इसने क्या कहा है, इसने क्या है कि 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ये नॉर्थ है, इसका ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट इधर बनेगा, ये देखो ये 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इसके देखो चार ये स्केल ले लेंगे, ये 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का स्केल ले लेंगे 4, ठीक है। अब ये कितना कौन बना रहा है, 30 डिग्री, ये देखो किसके, ये नॉर्थ, ये क्या है आपका, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट,
ठीक है, ईस्ट की तरफ किसका, नॉर्थ का। तो ये आपका रिप्रेजेंट बिल्कुल सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है, क्लासिफाइंग द फ्लोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको स्केलर और वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी बताई थी उनके बारे में इन्होंने पूछा है। सबसे पहला क्या है आपका बेटा, देखो सबसे पहला है आपका 10 किलोग्राम। बताओ 10 किलोग्राम, आप देख सोचते रहो इतना मैं लिखता हूं आपको। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। थर्ड है आपका 40 डिग्री। फोर्थ है बेटा 40 वोट वाट, सॉरी 40 वाट। और आगे है 10 की पावर -90 कोलम। और सिक्स्थ है आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा कितना आसान है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको, स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर आपने बताना है। 10 किलोग्राम। अब वेट क्या नाम है, ये मास है 10 किलोग्राम है। अब आपका वेट है कि डायरेक्शन में थोड़ी होगा, तो ये क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब आपको डायरेक्शन बता दी नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन बता दी, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री टेम्परेचर आपको बताया था, टेम्परेचर किस डायरेक्शन में थोड़ी होता है, टेम्परेचर मैग्नीट्यूड है ओनली, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। वो वाट, ठीक है, ये भी आपका, ठीक है। वाट क्या होता है, वर्ग पर सेकंड। तो वर्ग में फोर्स और डिस्टेंस आती है, तो ये क्या बनेगा आपका वर्ग में, वर्ग आपकी स्केलर होती है, तो ये भी क्या बनेगा आपका स्केलर बनेगा। चार्ज भी आपका क्या होता है, स्केलर होता है। और ये क्या है आपका बेटा, एक्सेलरेशन है। इनकी यूनिट से आपको पता लगेगा कि एक्सेलरेशन है या स्पीड है। मैंने बताया था स्पीड और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, क्लासिफाइंग द फ्लोइंग एज ए स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है इसने थर्ड में बेटा आपसे पूछा है वेक्टर बताना है। तो पहला क्या है आपका, टाइम पीरियड। बताओ टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम पीरियड, डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, डिस्टेंस। थर्ड है बेटा आपका फोर्स। फोर्थ है आपकी वेलोसिटी। फिफ्थ है आपका वर्क डन। ठीक है बेटा, इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये बता चुका हूं मैं। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे हैं इनको तो पता होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में वो दोबारा से उस पोजीशन पे आई। ठीक है, तो 1 सेकंड में दोबारा उस पोजीशन पे जितने टाइम पे उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और दोबारा उसी पोजीशन पे जब आई तो उसमें तो डायरेक्शन का तो कोई चक्कर है ही नहीं, तो इसलिए टाइम पीरियड। डिस्टेंस आपको पता है, दूरी, कितनी दूरी तय की। यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी आपका स्केलर है। फोर्स मैंने एग्जांपल करके बताया था, फोर्स डिस्प्लेस करेंगे हम तो फोर्स में आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। वेलोसिटी भी आपको बता दी मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आती है। और वर्क डन आपका कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इन द फिगर 10.6 आपको एक फिगर डायग्राम बना के दे रखा है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर कोइनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये वेक्टर आपने बताने हैं। ठीक है, इसका आपको डायरेक्शन, ये डायग्राम बना रखा है, डायग्राम देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें इनकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर दे रखी है और इसकी इधर दे रखी है। ठीक है, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका
बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फोर्थ में क्या बोला है इसने। सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं पहले वो बताओ। को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इनमें से कौन से वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट में बाहर की तरफ निकलेंगी वो चीजें। अब देखो ये जो ए वेक्टर है और डी वेक्टर है, ये देखो ये इनिशियल पॉइंट है बेटा। टर्मिनल पॉइंट का जहां एरो खत्म होता है वो उसका क्या होगा, आपका टर्मिनल पॉइंट होगा। इनिशियल जहां एरो नहीं होगा। तो इधर देखो ये उधर बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो ए एंड डी आर कोइनिशियल वेक्टर। कौन से वेक्टर हैं आपके, कोइनिशियल वेक्टर है। सेकंड देखो, सेकंड में आपको क्या कह रहा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं बेटा, जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम बना रखा है ये स्केयर का डायग्राम है। स्केयर का मतलब चारों साइड बराबर है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड। अब देखो बी और डी, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड तो है ही इक्वल, क्योंकि ये वेक्टर कौन स्केलर दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। ये आपके कौन से वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। थर्ड में आपसे क्या पूछा है इन्होंने, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल वाले वेक्टर भी कोलिनियर हो सकते हैं। ठीक है, इसने पूछा कोलिनियर हो। कोलिनियर क्या होते हैं, पैरेलल होने चाहिए एक लाइन के, लेकिन डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं। ये देखो ये लाइन और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपके जो ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल के लिए तीनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। लेकिन यह मैग्नीट्यूड तो इक्वल है क्योंकि स्केयर है, लेकिन डायरेक्शन अलग है इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 1 नंबर का आ सकता है पेपर में, और जो 100 गेन करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे से ध्यान से नहीं की तो 1 नंबर कट गया, तो 1 नंबर कट गया तो 100 वो मार्क्स गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको करना बहुत जरूरी है। देखो लास्ट में ट्रू फॉल्स है आपका। देखो पहला पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है आपका जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। बताओ ट्रू है कि नहीं। ये क्या है बेटा, ट्रू है। क्या है ये आपका, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा बेटा, ये देखो ये ए है और दूसरा क्या है, ये ए है, ये वेक्टर है मान लो ये। ठीक है, यदि मैं ए ले लो यहाँ तक, ये ए वेक्टर है और माइनस ए क्या आएगा, माइनस ए इसका नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और ये देखो क्योंकि दोनों की आपने माइनस ए, ये ए और माइनस ए लिया है आपने, तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन पैरेलल तो है ना, ये दोनों क्या है आपस में, पैरेलल तो है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कोलिनियर वेक्टर क्या है बेटा, 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बताओ, ये तो आप बता ही दोगे, 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। ये नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका आगे पीछे हो सकता है, मतलब इक्वल हो या ना हो चलेगा। तो इसने क्या कह रहा है कि ऑलवेज, जब ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया कि जो कोलिनियर वेक्टर होंगे उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन ऑलवेज हमेशा नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखो,
तीसरे पार्ट में क्या कहा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, आर कोलिनियर। भाई ये भी गलत है, कोलिनियर के लिए मैग्नीट्यूड सेम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल तो वर्ड आया नहीं इसमें, इसने कहा कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, पैरेलल हो या ना हो ये कोई जरूरत नहीं। जैसे कि आपने ये स्केलर था, ये आपका स्केल लिया था आपने, अब इसका और इसका, ये दोनों का जो, क्योंकि स्केल है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये पैरेलल तो नहीं, पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर कैसे होंगे, कोलिनियर के लिए तो पैरेलल की कंडीशन है ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या बचा, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्या कर रहा है, टू कोलिनियर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी गलत है भाई, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है कह रहा है, आर इक्वल। अब देखो इक्वल के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होना चाहिए और उन पैरेलल के साथ उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, मतलब पैरेलल तो होना ही चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है डायरेक्शन, क्योंकि देखो कोलिनियर बोल दिया और मैग्नीट्यूड बोल दिया, वो तो इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, मतलब कोलिनियर है तो पैरेलल तो है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं इसके बारे में तो नहीं कहा। जैसे कि ये वेक्टर हमने किया था, अब ये वेक्टर है, देखो ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है, क्यों कोलिनियर है, क्योंकि पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या ये वेक्टर को हम इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ये थी बेटा एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। धन्यवाद बेटा।